हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में 85 स्कोर कर पाई। यहाँ हम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपको पता ही होगा, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन क्वांट के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। इसमें से इंग्लिश होता है 30 मार्क्स का और क्वांट होता है आपका 35 मार्क्स का और रीजनिंग भी आपका 35 मार्क्स का ही होता है। हम बोल सकते हैं कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरे स्कोर 85 रहे तो मेरे अटेम्प्ट क्या थे लास्ट ईयर मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे 27 और क्वांट में अटेम्प्ट किए थे 29 और रीजनिंग में मेरे फुल अटेम्प्ट थे, मतलब मेरे अटेम्प्ट थे 35। करते हैं। देखिए, आपका टारगेट कुछ ऐसा होगा। इंग्लिश में आप 25 तक अटेम्प्ट करो, जिससे आपके मार्क्स 20 तक आराम से आ जाएं। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो, क्योंकि प्रीलिम्स में आप इंग्लिश में वीक हो ही नहीं सकते। प्रीलिम्स की इंग्लिश इतनी ईजी आती है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी 20 मार्क्स ले आते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, मैं भी 20 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर पाती हूँ प्रीलिम्स में, भले ही मेंस में ना हो पाए। और रीजनिंग में आप 35 अटेम्प्ट करो, 35 अटेम्प्ट करोगे, आपके मार्क्स भी 35 समथिंग आ जाएंगे, क्योंकि आपको एक्यूरेसी से करना है और एक्यूरेसी आराम से बन जाती है अगर आप सही से अटेम्प्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं आती। और रही बात क्वांट की, तो क्वांट में आप 30 तक अटेम्प्ट कर लो, 30 मार्क्स भी आ जाएंगे। चलो 1-2 गलत हुए तो 28 तक तो आ ही जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग, एक गलत हुआ नेगेटिव मार्किंग में गए तो यहाँ से आपके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 383 आ जाएंगे। तो आप आराम से प्रीलिम्स में भी 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आप प्रीलिम्स में 80 प्लस स्कोर करते हो तो आप किसी भी स्टेट से हो, आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। किसी भी स्टेट की कट ऑफ 80 तक नहीं जाती एसबीआई क्लर्क में, तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो चलिए हम आगे सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे, कौन सब्जेक्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे तैयारी करनी है, आप स्टार्ट कैसे करोगे। पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपको पता होगा कि ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी के आते हैं और रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर में आपके आएंगे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट। वोकैब में आपके आ जाएंगे फिलर्स, क्लोज टेस्ट और वर्ड रिप्लेसमेंट। रीडिंग में आपके आ जाएगी आरसी और पैराजम्बल। मेन इसी में से आपके प्रीलिम्स के 30 क्वेश्चन बनते हैं। इसी को कैसे घुमा फिरा के दे देगा, लेकिन आएंगे नहीं टॉपिक से। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपके प्रीलिम्स में आराम से 20 मार्क्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होती इंग्लिश में 20 प्लस स्कोर करने में प्रीलिम्स में। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते ग्रामर से। ग्रामर के लिए आप क्या करोगे, आप एक बार कोई ग्रामर पढ़ लोगे, कोई ग्रामर की बुक या फिर कहीं वीडियो से कर लोगे। आपको ग्रामर के लिए सारे टॉपिक्स नहीं करने। आप नाउन करोगे,
मुझे माउस से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ। आप लिख लो कॉपी में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। आप नाउन करोगे, प्रोनाउन करोगे, वर्ब करोगे, एडजेक्टिव करोगे, एडवर्ब करोगे, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। बस आपको इतने टॉपिक करने हैं। अब आप इन टॉपिक्स को चाहो तो किसी बुक से कर सकते हो, जैसे कि एसपी बच्ची, रेन एंड मार्टिन, या फिर आप किसी टीचर को भी फॉलो कर सकते हो इसके लिए। बस आपको एक बार ग्रामर को पढ़ना है, ना आपको नोट्स बनाना है, ना आपको कहीं कुछ लिखना है। मैं आपको ये बता दूं, प्रीलिम्स में जो एरर डिटेक्शन आते हैं 5, उसमें से 3 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आते हैं, जो कि आप आराम से ढूंढ पाओगे। प्रीलिम्स में जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं। आपको बेसिक ग्रामर आता है, आप आराम से कर ले जाओगे, आपको कोई रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बेसिक पता होना चाहिए आपको कि किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, कहाँ पे ईज आएगा, कहाँ पे आर आएगा, और इतना तो पता ही होता है। बस आपको ग्रामर में यही करना है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप कर ही लोगे। थोड़े बहुत आर्टिकल प्रीपोजिशन पे आ जाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब पे आ जाते हैं, वो भी आराम से हो जाएगा। तो आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। और ये ग्रामर के जितने पोर्शन है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये आप कर लोगे इतना करके। अब आते हैं वोकेबलरी पे। वोकेबलरी के लिए लोग बोलते हैं कि आप ये पीडीएफ कर लो, 100 वोकैब याद कर लो, 200 वोकैब याद कर लो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि मुझे वोकैब ऐसे याद नहीं होती। मैंने भी स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि मैं डेली 10 वोकैब लिखूं, उसको याद करूं, लेकिन वही है, वो होता नहीं है। हम 2-4 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रीडिंग तो करते ही होगे। रीडिंग में आप इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू पढ़ सकते हो, जो आपको इजी लगे। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। कोई द हिंदू ज़रूरी नहीं कि आप द हिंदू ही पढ़ो। तो आप उसमें जब आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वहाँ पे जो वोकैब रहेगी जो आपसे नहीं आती है, आप उनको सर्च करोगे। बस आप उनको एक बार सर्च करके देख लोगे, जब वो वर्ड रिपीट होंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो आप इतना वोकैब कर लोगे। बस आप इतने वोकैब में ये जो फिलर्स, क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको आप आराम से कर लोगे। प्रीलिम्स में वैसे भी जो वोकैब के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी वोकैब के वर्ड देता है, तो आप आराम से कर लोगे अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपके यहाँ से वोकैब हो जाएगी। आपको वोकैब में कुछ लिखना नहीं है, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही करना है। तो आपके फिलर्स भी हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट भी हो जाएंगे, और वर्ड रिप्लेसमेंट में तो आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप कर ही लोगे। उसमें कुछ नहीं, उसमें ऐसा रीड करके समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या आएगा। अब हम आते हैं रीडिंग पे। रीडिंग वही आप अभी मैंने बताया, आपको इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू पढ़ना है। रीडिंग का पोर्शन भी वहीं से कवर हो रहा है। वोकैब और रीडिंग वाला साथ साथ चलेगा। आपने ग्रामर एक बार कर लिया, ख़त्म। फिर आप बस रीड करोगे तो आपके वोकैब वाले भी सारे टॉपिक हो जाएंगे और रीडिंग वाले हो भी जाएंगे। तो आपको इंग्लिश में ऐसा करना है कि आप एक बार अभी जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, मान लो आप कल से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप एक बार ग्रामर पढ़ोगे। बस ग्रामर पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद आपको रीडिंग तब तक करनी है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपको एक दिन भी गैप नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग इज़ मस्ट। अगर हमारी रीडिंग स्किल अच्छी है तो हम प्रीलिम्स में भी अच्छा कर ले जाएंगे, मेंस में भी अच्छा कर ले जाएंगे। हमें कोई वोकैब याद करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग करोगे आपकी वहीं से वोकैब हो जाएगी सफिशिएंट। अब आपका ये जो क्वेश्चन है, इनको कैसे करना है। आप ग्रामर कर लिए, आप ग्रामर वाले क्वेश्चन भी कर लोगे। आप एक बार ग्रामर कर लिए तो प्रॉब्लम आती है कि आपने रीडिंग करना तो स्टार्ट किया, आपको चीज़ें समझ में भी आने लगी। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगी, आप इंग्लिश को पढ़ के समझ पाओ,
तो उसके बाद आप एक काम करोगे, आपको ये ग्रामर वाला और रीडिंग वाले समझने में जो प्रोसेस है उसमें आप मान के चलो 1 महीने लग जाएंगे नॉर्मल होने में। फिर रीडिंग तो आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आप ये जो आरसी को कैसे सॉल्व करते हैं, पैराजम्बल कैसे करते हैं, फिलर्स को कैसे करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनको आप एक बार वीडियो से देख लोगे। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू सॉल्व आरसी, तो आप वहाँ से कर लोगे। और मैं कैसे करती थी मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ। आरसी के लिए लोग बोलते हैं कि आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद आप आरसी पे आओ। तो आप प्रीलिम्स में ऐसा कर सकते हो, अगर आपको ये इजी लगता है कि आप एक बार क्वेश्चन देख लो और फिर उसके बाद आप आरसी को पढ़ो, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि प्रीलिम्स की जो आरसी आती है वो भी इजी होता है। आप एक बार जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देख लो जितने आए हैं, फिर उसके बाद आप एक बार आरसी पढ़ लो, समझ लो उसका मेन थीम क्या है, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करो, आप कर लोगे। अब आरसी में कुछ क्वेश्चन आते हैं लाइक व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आप इसको भी, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप इसको भी अटेम्प्ट करो। क्योंकि मैं तो करती थी, ये जो टाइटल वाले क्वेश्चन आते थे, टोन वाले तो नहीं कर पाती थी लेकिन टाइटल वाले ज़रूर करती थी। अगर आपको पैसेज समझ में आ गया सही से तो आप टाइटल वाले क्वेश्चन कर लोगे और थीम वाले भी इजीली कर लोगे। तो अगर आप टोन वाले नहीं भी करते हो तो आप टाइटल और थीम वाले क्वेश्चन ज़रूर करो आरसी में। फिर आपको पैराजम्बल का मैं बताती हूँ मैं कैसे करती थी। पैराजम्बल, जैसे पैराजम्बल आता था उसके 5 या 6 सेंटेंसेस होते हैं, उसमें से मैं ढूंढती थी कौन सा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। स्टार्टिंग सेंटेंस समझ में आ जाता है पढ़ने के बाद। ये जो प्रोनाउन वाले होते हैं उनको सारे एलिमिनेट कर दो। आपको यहाँ पे एलिमिनेट करके फर्स्ट सेंटेंस पे पहुँचना है। उसके बाद आपको लिंक बनाना है, आपको पेयर बनाना है। जब आपको फर्स्ट सेंटेंस पता हो जाए, आप पेयर बना पा रहे हो, तो आप उन सबको कंबाइन करके देखोगे कि इसमें से एक थीम निकल रही है, किसी टॉपिक पे लिखा गया है और क्या लिखा गया है। जब आप उसको समझ पाओगे तो आप पैराजम्बल भी कर लोगे। इंग्लिश में करने का मेन चीज़ यही है कि आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। जब आप उसको रीड करके समझ पाओगे ना, तो आप आरसी भी आराम से कर लोगे, पैराजम्बल भी आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती। आपको कोई ट्रिक पे नहीं जाना है, कोई ट्रिक होती नहीं है इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ, बस कुछ मेथड है जो हम फॉलो कर सकते हैं, लाइक एलिमिनेशन मेथड। और पहले क्वेश्चन पढ़ें कि पहले आरसी करें, पैराजम्बल को कैसे फास्ट कर सकते हैं, बस। बाकी आपको वो ट्रिक्स पे नहीं जाना है कि आप ऐसे करो तो हो जाएगा, ऐसे करो हो जाएगा, कुछ काम नहीं आता एग्ज़ाम में। और ये जो वोकैब वाले क्वेश्चन होते हैं, फिलर्स और ये जो क्लोज टेस्ट होता है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। आप फिलर्स में जब पढ़ोगे सेंटेंस, तो आप खुद जब ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो आप एक ऑप्शन ऐसा पाओगे जो आप समझ जाओगे कि हाँ यही होगा। इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। एलिमिनेशन आपको ऐसे नहीं लगाना है कि आप आराम से देख लो ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करने हैं। तो आप फिलर्स का क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा सेंटेंस, उसके बाद आप ऑप्शन पे गए, आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर आप आगे वाले ऑप्शन, अगर आपको लगता है ये हो सकता है तो उसको होल्ड करना, फिर आप आगे वाले ऑप्शन पे जाना, उनको देखना, फिर आप कंफर्म हो जाओगे, आप श्योर हो जाओगे कि हाँ यही होगा। इसी तरह आपको क्लोज टेस्ट में भी करना है। और ग्रामर का तो आपको पता ही है, पढ़ के समझ में आ जाता है कि इसमें कहाँ पे एरर है, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इसमें कौन सा हो सकता है ऑप्शन। तो आपको इंग्लिश सेक्शन को ऐसे करना है।
और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बता देती हूँ। आप पहले सारे क्वेश्चन कर लो आरसी को छोड़ के, फिर आप लास्ट, आपके ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये 10 to 12 मिनट में हो जाते हैं, फिर आप 7 to 8 मिनट आराम से आरसी को दो, आपके 20 मिनट में 30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन में स्पीड को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस आपको इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप कर लोगे। और इंग्लिश कैसे अच्छी करनी है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब आप इंग्लिश में आराम से 20+ ले आओगे प्रीलिम्स में। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने में। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। अब हम नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग। मैं आपको बताऊंगी रीजनिंग में आप 20 मिनट में कैसे 35 स्कोर करेंगे, कैसे 35 अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको रीजनिंग के में पता ही होगा कौन कौन से टॉपिक होते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। रीजनिंग में इनइक्वालिटी के आते हैं 5 क्वेश्चन जनरली, कभी कभी कम भी आते हैं, कभी कभी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। और सिलोजिज्म के साथ भी यही है, इसके भी 5 सेट में ही आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आते हैं। एसबीआई क्लर्क शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं, 3-4 दिन चलते हैं, एक दिन में 4 शिफ्ट होता है। तो किसी किसी शिफ्ट में सिलोजिज्म आ गया तो इनइक्वालिटी नहीं आई, किसी में इनइक्वालिटी आ गया तो सिलोजिज्म नहीं आया, तो ये चलता रहता है। तो आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने हैं। कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं 5 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग आपकी 3 टाइप की होती है। एक होता है आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, आप समझ जाना ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। फिर एक आता है आपका ये जो नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग होती है, जिसमें वो बॉक्स बने होते हैं, फिर आपको बताना होता है अगर 3rd लेटर वॉबल है तो उसको इससे एक्सचेंज किया जाए, अगर 3rd लेटर कोई इवन नंबर है, 3rd में कोई इवन नंबर है तो उसको कैसे एक्सचेंज किया जाए। ये वाली जो कोडिंग डिकोडिंग आती है, मुझे इसका नाम नहीं पता है उसको बोलते क्या है। और एक होता है आपका न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। न्यू पैटर्न में कोडिंग डिकोडिंग में आपका ये आपके वैसे मेंस में आती है, प्रीलिम्स में आपकी 2 ही टाइप की आएगी। प्रीलिम्स में मेन आपकी आती है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, आपको इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और फिर ब्लड रिलेशन आता है, कोडेड ब्लड रिलेशन प्रीलिम्स में नहीं आता, नॉर्मल वाला आता है। और डायरेक्शन सेंस भी नॉर्मल वाला भी ही आता है, कोडेड नहीं आता प्रीलिम्स में। हाँ, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इसके आपके 4 सेट आ जाते हैं, 3 से 4 सेट, और ये आपका बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। हम अभी इन सब के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे। और फिर आपके आते हैं मिसलेनियस टॉपिक, जिसके 1-2 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के। इसमें आपका वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपका पूछता है कि इसके 3rd लेटर 5th 7th और 9th लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं। और इसमें बोलता है उसको नेक्स्ट नंबर से रिप्लेस किया जाए, उसको उसके जस्ट पहले वाले नंबर से रिप्लेस किया जाए, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं आपके मिसलेनियस टॉपिक्स में। अब हम बात करते हैं, पहले हम आते हैं इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी जो आती है आपकी नॉर्मल वाली, प्रीलिम्स में तो कोडेड वाली आती नहीं है, आपकी नॉर्मल वाली बस आती है। तो मैं आपको वो बताऊंगी आपको कैसे करना है। इनइक्वालिटी में जो वो ओपन गेट क्लोज गेट वाली ट्रिक है, आपको उससे करना है। ये वाली ट्रिक आप अंकुश लांबा इनइक्वालिटी सर्च करोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपको रीजनिंग के लिए मेन अंकुश लांबा को फॉलो करना है, वहाँ से आपके सारे टॉपिक लगभग कवर हो जाते हैं, और वो रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर है, मैंने भी उन्हीं को फॉलो किया था। और सिलॉग के लिए भी आपको यही करना है,
सिलॉग के लिए आपको वो आइदर और केस और वो वाले ओनली फ्यू वाले जो होते हैं उनको भी आपको अच्छे से करना है। सिलॉग के लिए आप सिलॉग में मैंने देखा है कि ओनली फ्यू वाले में सबके कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग होते हैं। इसके लिए मैंने लेकिन अंकुश सर से नहीं किया था, इसको मैंने मेरिट साइन सर्च करोगे आप, उसमें एक सर का कोई अभिषेक गुप्ता सर है शायद, मैंने उनसे किया था। आप सर्च करोगे मेरिट साइन सिलोजिज्म तो वो सर के वीडियोज आ जाएंगे। उनका एक ही वीडियो है, उसमें उन्होंने ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया है। आप वहाँ से कर लेना सिलॉग। बाकी आपको बेसिक वाला सिलॉग करना है तो आप अंकुश लांबा से कर सकते हो। फिर हम आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग ये जो चाइनीज़ वाली होती है, इसको अंकुश लांबा ने एक ट्रिक से बताया, आप उस ट्रिक से कर लो। वहाँ से उससे आप आराम से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लोगे। मैंने भी उसी किया था। और जो एक और मैंने बताया बॉक्स वाली जो कोडिंग डिकोडिंग आती है नॉर्मल वाली, उसको आप एक बार देख लेना सर के, अंकुश लांबा सर की वीडियोस, वो तो आपके आराम से हो जाएगी। उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस उसको पढ़ के करना होता है, उसमें कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता। और न्यू पैटर्न वाली आपको अभी करनी नहीं क्योंकि प्रीलिम्स में आती नहीं है। अब हम आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पे। इसके लिए भी आप अंकुश लांबा सर का वीडियो देखना, उन्होंने बताया कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कैसे करना है बिना लिखे। आपको इसमें लिखना नहीं, बस वो जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन से ही आपको वहाँ सीरीज़ में देख के सॉल्व करना होता है डायरेक्ट। अब हम आते हैं ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन आपको बेसिक से करना है। इसमें जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है बस आप वैसे बना लो डायग्राम, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन कर लो। इसके लिए भी आप अंकुश लांबा सर का वीडियो एक बार देख सकते हो। और डायरेक्शन सेंस के लिए भी आपको बेसिक से ही करना है, जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है आप वैसे डायग्राम बना लो, फिर आप क्वेश्चन कर लो। इसके लिए भी आप अंकुश लांबा सर का वीडियो एक बार देख सकते हो। अब हम आते हैं, पहले मिसलेनियस टॉपिक की बात कर लेते हैं। मिसलेनियस टॉपिक में ये जो क्वेश्चन आते हैं इनको तो आप पढ़ के भी कर सकते हो, इसमें ऐसे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही बता देता है कि आपको कैसे करना है, बस आप उस तरीके से कर लो। और ये आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आपकी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कर लोगे। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपको कैसे करना है। प्रीलिम्स में जो पजल आती है वो बहुत इजी होती है, कुछ 5-6 लाइन की आती है, 1 या 2 वेरिएबल वाले आते हैं। इसमें आपको वैसे तो सिंगल वेरिएबल ही आता है, कभी कभी डबल वेरिएबल देखने को मिल जाता है। अगर डबल वेरिएबल भी आता है तो भी वो बहुत इजी होगा। प्रीलिम्स में पजल टफ आते ही नहीं है, और क्लर्क के प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं आता। पीओ के प्रीलिम्स में फिर भी थोड़ा ठीक लेवल आ जाता है, लेकिन क्लर्क के प्रीलिम्स में नहीं आता। तो पजल के लिए आप अंकुश लांबा सर को फॉलो करोगे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया आपको पजल कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगी अंकुश लांबा सर की कौन सी वीडियोस आपको करनी है। आप अंकुश लांबा सर के चैनल पे जाओगे, उनके फ्री वीडियोस में, उसमें उनके 100 वीडियोस की प्लेलिस्ट, 50 वीडियो की प्लेलिस्ट, 80 वीडियोस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप वहाँ से उतने आप पजल और सेटिंग अरेंजमेंट कर लोगे, मोर देन इनफ है। आप वहाँ से सीख जाओगे आपको पजल और सेटिंग अरेंजमेंट को करना कैसे है, उसकी अप्रोच क्या होती है। और जो अभी अंकुश लांबा सर की न्यू वीडियोस आती हैं उसमें तो सर का उतना इजी लेवल होता नहीं है जैसा प्रीलिम्स में आता है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं कर। एक बार आप वहाँ से कर लो जो मैंने बताया है प्लेलिस्ट वाला, फ्री वीडियोस वाले, तो वहाँ से एक बार आप कर लो जितने मैंने बताए हैं, ये 100, 50, 80 वाले। उसके बाद आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए आगे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बेसिक आपको वहीं से सीखना है। एक बार पजल आपको कैसे करनी है, कैसे उसकी अप्रोच होती है, आप एक बार वहाँ से सीख लो, फिर आप प्रैक्टिस के लिए जो उनकी फ्री वीडियोज आती रहती है आप उनको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये सब जितना मैंने अभी बताया है ये आपको करने में 1 महीने लग जाएंगे,
करने में और उनकी प्रैक्टिस करने में। आप जैसे सारे इनइक्वालिटी, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, इन सब की वीडियोस तो आप एक बार देखोगे, फिर आप इनके क्वेश्चन सर्च करना, इनके PDF ढूंढना। आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, या फिर आप अड्डा 247 के क्विज़ वाले सेक्शन में जाओगे ऐप के, वहाँ से मिल जाएंगे। आप इन सब की प्रैक्टिस करना सेक्शन वाइज, सॉरी टॉपिक वाइज, इनइक्वालिटी की, सिलॉग की। आप एक बार इन सब टॉपिक में ये जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है इसको इस दोनों टॉपिक को छोड़ के ये जो यहाँ तक के सारे टॉपिक है, ये सब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी 1 महीने बहुत अच्छे से। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इनको स्पीड के साथ, स्पीड से एक्यूरेसी के साथ बना पाओ। जब आप इन सारे टॉपिक में मास्टरी पालोगे, ये तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए डेली 1 घंटे डिसाइड करके रखना है। हाँ, आपको डेली 1 घंटे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट करना है, और इसको आपको तब तक करना है जब तक कि आपका प्रीलिम्स का पेपर नहीं हो जाता। क्योंकि आप पजल में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस छूट जाएगी तो आपकी पजल में स्पीड चली जाएगी। तो आप पजल अटेम्प्ट करते रहो, और जब आपका ये पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ये सारे ये सब ऊपर से ये डायरेक्शंस तक सारे टॉपिक हो जाएंगे, आपको मिसलेनियस तो अभी करना नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो से वो मॉक टेस्ट से कर लोगे, पजल आपका चलता रहेगा। लेकिन 1 महीने में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी रीजनिंग में कि आप मॉक में अच्छे नंबर लाने लगोगे। आप इतना करने के बाद अब आपको मॉक पे आना है, ये आपका 1 महीने तक चलता रहेगा। 30 डेज़ का इसका वाला बना लेना, आपको कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद हम आएंगे मॉक टेस्ट पे। फिर अभी मैं आगे आपको मॉक टेस्ट के लिए बताऊंगी कि आपको कैसे सेक्शन वाइज करना है। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ यहीं पे कि इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं रीजनिंग सेक्शन को बैचलर के प्रीलिम्स में। आप पहले ये सारे जो टॉपिक हैं इनको कर लो, फिर आप पजल कर लो सारे। उसके बाद जब लास्ट के वो 1 मिनट बचते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मान लो आपके पास 2 मिनट बचे हैं, अब आप कोई पजल उठाए हो तो आप उस पजल को नहीं कर सकते, क्योंकि आप मान लो पजल बना लिए लेकिन आप क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाए और टाइम ओवर हो गया, तो आपका वो 2 मिनट भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप उस लास्ट के 2 मिनट में मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाते हो तो आप कर लोगे। तो आपको पजल थोड़ी पहले ही करना है, जिससे आप लास्ट में ऐसा ना फंसो कि पजल तो बना ली लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप रीजनिंग में अच्छे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो मिसलेनियस टॉपिक है इनको छोड़ के आप पूरा पेपर करते चलो। पूरा पेपर एक बार आपने कर लिया, फिर ये जो मिसलेनियस के 1-2 क्वेश्चन होते हैं उनको कर लो, ख़त्म। लेकिन आपको पजल में थोड़ी लगता है कि मैं पहले पजल किया तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो कि पहले इतने सारे क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद पजल कर लो, फिर उसके बाद आप आ जाओ मिसलेनियस टॉपिक पे। मिसलेनियस लेकिन आपको लास्ट में करना है, ये जो सिंगल क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर वाले 1-2। अब हम चलते हैं आगे आपके क्वांट सेक्शन पे, उसमें मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। देखो, क्वांट में आपके कितने टॉपिक होते हैं। आपके क्वांट में स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, इन सब के सेट आते हैं। फिर उसके बाद आपके होंगे अरिथमेटिक टॉपिक, इनके 1-1 क्वेश्चन आते हैं, कभी कुछ के आए कुछ के नहीं आए, लेकिन इन सब टॉपिक्स में तो सारे टॉपिक आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। कभी कभार कुछ टॉपिक नहीं आते, और ये सेट में ही आते हैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। DI के जैसे कभी 10 से 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आप क्वांट में, आपको क्वांट कैसे करना है, इसके लिए पहले आप अरिथमेटिक टॉपिक में कुछ टॉपिक कर लोगे,
जैसे परसेंटेज कर लोगे, एवरेज कर लोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लोगे। ये 3 टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। अब आप ये 3 टॉपिक कर लिए, उसके बाद आप डीआई पे जाओगे, फिर आप डीआई की प्रैक्टिस करोगे। प्रीलिम्स में इजी डीआई आती है, नो प्रॉब्लम, आप कर लोगे आराम से। इसमें इसका आपने बेसिक कर लिया बस, फिर आपने डीआई कर लिया। डीआई में आपको बहुत टफ डीआई नहीं करनी है, इजी डीआई करनी है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो जो ट्रिक आती है उससे ही आपको करना है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिक सर्च करोगे तो आ जाएगा। उसमें जो वो 2 एरो बना के पॉजिटिव निगेटिव लेके करते हैं, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम स्कूल टाइम पे क्या करते थे। आपको इसको ट्रिक से करना है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्च करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर बैंक एग्ज़ाम ट्रिक्स, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। और नंबर सीरीज़ आप कर लेना अमर सर से। उन्होंने बताया है कि कम गैप हो तो प्लस माइनस वाले होते हैं, ज़्यादा गैप हो तो फिर इंटू वाले होते हैं, बीच के गैप हो, बहुत कम नहीं है ना बहुत ज़्यादा है तो फिर प्लस और इंटू का मिक्स होता है, और स्क्वायर कब होता है, क्यूब कब होता है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया नंबर सीरीज़ को। तो आप नंबर सीरीज अमर सर से कर लेना। और आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आप कहीं से भी कर सकते हो, इसमें ऐसे कोई ट्रिक नहीं होती। ये हम कितने स्पीड में कर पाते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसी पे डिपेंड करता है। मैंने इसके लिए कोई वीडियोस नहीं देखा था सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की। इसमें आपका नॉर्मल प्लस इंटू रहता है, स्क्वायर क्यूब कुछ रहता नहीं है। तो आपको इसके लिए आपको कुछ फिर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आप डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, 5 से आपकी धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी। हाँ, मैथ्स के लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए कि आप थोड़ी फास्ट कर पाओ, तभी तो आप प्रीलिम्स में अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बहुत, मैं ये नहीं बोल रही आपको क्वांट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली वीडियोस देखनी है, क्या हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन, इतना नीड नहीं होता। आपको नॉर्मल, आपको जैसे स्क्वायर 30 तक याद होनी चाहिए, क्यूब आप मान लो 11-12 तक भी याद कर लो, ठीक है, मुझे भी इतना याद था, ज़्यादा याद नहीं हो पाते। टेबल आपको 20 तक भी याद है, चलेगा, क्योंकि हम कोई कैलकुलेटर तो है नहीं कि सब याद कर पाए। और हमारी आदत जो बचपन से हमारी करने की आदत है, हम उसी कर पाते हैं। एग्ज़ाम में आपको बहुत भागना नहीं है, आप बहुत कैलकुलेशन के पीछे जाओगे, आप मिस्टेक करोगे। आप आराम से करो, आप सही करो। मैंने भी ऐसे किया था, फिर भी मैं 85 कर पाई, आप भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कभी कभी जल्दी के चक्कर में गलत भी कर देते हैं, तो आप ये नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए टेबल याद कर लो, कुछ स्क्वायर 30 तक याद कर लो, क्यूब 11-12 तक याद कर लो, बस। आपकी थोड़ी प्लस माइनस थोड़ी फास्ट करो, इंटू थोड़ी ठीक ठाक लेवल पे करो, वो स्कूल वाला नहीं, मतलब थोड़ी जल्दी कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे, तो आप कर लोगे। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इससे बहुत फास्ट हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत जल्दी कर पाते हैं, नंबर सीरीज भी कर पाते हैं, मतलब कैलकुलेशन की बहुत नीड है क्वांट में। आप बस इतना बेसिक कैलकुलेशन सीख लो, बहुत है। आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर आपका डीआई भी हो गया। ये 3 टॉपिक आपने कर लिया तो आप डीआई भी सीख लोगे। अब मैं आपको बताऊंगी आपको डीआई कहाँ से करनी है। डीआई के लिए आप अंकुश लामा सर का वीडियोस भी देख सकते हो, प्री के लिए उन्होंने बहुत सारे डाले हैं, या फिर आप अमर सर की वीडियोस भी देख सकते हो, उन्होंने भी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे डीआई के वीडियोस डाले हैं। आप वहाँ से सीख लो कैसे डीआई करते हैं, बहुत है। या फिर आप चाहो तो यशराज सर को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने भी उनकी मेंस के लिए कुछ वीडियोस देखी थी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ऐसे मुझे नीड नहीं हुई, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं तो प्रीलिम्स में कर लेती थी मैथ्स। डीआई के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई वीडियोस नहीं देखी थी, मेंस के लिए ज़रूर देखी थी। आपने इतने टॉपिक कर लिए, अब आप प्रीलिम्स में आराम से 25 स्कोर कर लोगे, बस आप इतने करके। लेकिन आप चाहते हो कि आप 30 स्कोर करो, 32 स्कोर करो, फुल मार्क्स क्वांट में स्कोर करो,
तो फिर आपको ये टॉपिक्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके 10 मार्क्स के तो मिसलेनियस टॉपिक ही आते हैं। तो आप मान लो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए तो आप कर लोगे, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी जब अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं किए हैं तो। इसके लिए आप एक बार इन सारे टॉपिक भी पढ़ लो, इनकी प्रैक्टिस भी कर लो। पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशंस, मेंसुरेशन मैंने सिर्फ 2D वाले किए थे, 3D वाले नहीं किए थे। आप भी चाहो तो ऐसा कर लो। और प्रोबेबिलिटी, इसमें आप कुछ टॉपिक, ये जो यहाँ से यहाँ तक हैं, इसमें आप कुछ टॉपिक छोड़ भी सकते हो अगर आपसे नहीं हो पा रहा। मैंने ये सारे किए थे क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन मैंने स्कूल में भी पढ़ा था, तो ये मुझे अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने इन दोनों को भी कर लिया था। अगर आप चाहो तो इसमें से 1-2 टॉपिक छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप कुछ टॉपिक है जिनको आप नहीं छोड़ सकते, जैसे ये चारों टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप मेंसुरेशन छोड़ देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन मेंस में कभी कभी इसकी DI आ जाती है। बट ओके, अगर नहीं हो पा रहा, मुझे पता है लोगों को प्रोबेबिलिटी में बहुत दिक्कत होती है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। मिक्सचर एलिगेशन में मैंने भी कुछ टाइप के क्वेश्चन किए थे, कुछ नहीं किए थे, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट लगता था। बाकी उसके अलावा तो मैंने सारे किए थे, लेकिन वही है, वो वहाँ के 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन हम कर नहीं पाते, टाइम कम पड़ जाता है। तो आप पहले ये, आपका जैसे पेपर स्टार्ट होगा क्वांट का, तो आप पहले इतने सारे क्वेश्चन करोगे अच्छे से। जब आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर आपको आना है अरिथमेटिक के क्वेश्चन। ये जो यहाँ से अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, उसके बाद आप उठाओगे। अगर आप यहाँ 12 मिनट में ये भी कर लेते हो, 12 से 13 मिनट में, तो आपके 25 क्वेश्चन हो गए 12 से 13 मिनट में। बारह से 13 मिनट में आप 25 क्वेश्चन कर लिए। अब आपके बचे 10 क्वेश्चन, आपके पास बचे मान लो 7 से 8 मिनट। अगर आप 1 क्वेश्चन में 1 मिनट भी लोगे, पर क्वेश्चन 1 मिनट, तो भी आप 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? आपके हो गए टोटल 32 से 33, जो कि बहुत अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे आपके। अगर आप क्वांट में ऐसे करते हो तो आप आराम से कर लोगे। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। देखो, ये जो आपके अरिथमेटिक के सारे टॉपिक हैं, इसके लिए आप या तो यूट्यूब पे एक बार, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप यूट्यूब पे अमर सर की वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे यशराज सर, या आप उनके भी वीडियोस देख सकते हो। एक सेकेंड, आप यूट्यूब पे या तो अमर सर की वीडियोस देख लो, या तो यशराज सर की देख लो। आपके वहाँ से अरिथमेटिक के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। यशराज सर ने यूट्यूब पे अरिथमेटिक टॉपिक का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, जो यशराज सर ने पढ़ाया है।
और अमर सर के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको खुद ही सारे टॉपिक के सर ने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से कर लो। आपको जो सर का सूटेबल लगे आप उनका कर सकते हो। फिर जब आप अरिथमेटिक के लिए तो हो गया, हमें कहाँ से करना है। सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करना है। नंबर सीरीज भी आपको अमर सर से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप सर्च कर लेना कि उसकी ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक क्या है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये बैंकर्स पॉइंट पे भी एक सर हैं, उन्होंने बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ट्रिक से करते हैं, आप उनका भी कर सकते हो। और डीआई के लिए तो अब मैंने बताया, आप या अमर सर से कर लो, अंकुश लांबा सर से कर लो, या फिर ये सराज सर से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो आप डीआई के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता चल गया आपको कौन चीज़ कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। अब क्वांट के लिए आई थिंक मैंने सब बता दिया है। ये आपका हो गया पूरे 1 महीने का शेड्यूल। आप 1 महीने में सारे टॉपिक, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, सब टॉपिक को करके 2-4 और सेट, 10-20 सेट लगा के आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, जिससे आप ठीक ठाक हो जाओ। जब आपके ये तीनों सेक्शन अच्छे हो जाएं तो ऐसे आप मॉक टेस्ट अभी कोई नहीं अटेम्प्ट करोगे, बस आप क्विज वगैरह दे सकते हो। 1 महीने में आप इतना सीख गए। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट पे। अब आप दोगे फुल मॉक टेस्ट प्लस सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट। इसके लिए मैं आपको ये जो 1 महीने का शेड्यूल तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है, आप मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप कैसे एनालाइज करोगे मॉक टेस्ट को, आपको कैसे देखना है कि आप अच्छा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे और अच्छा करोगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू गाइज़।